बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको आज जो हम चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो अब जो हमने वीक 4 के अंदर डे 1 एंड डे 2 में नमपाई के बेसिक्स और नमपाई के कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़े जो हमें एक न्यूमेरिकल एनालिसिस को करने में हेल्प करता है। लाइक हम कहें कि स्टैटिस्टिक्स की जो भी नेसेसरी फॉर्म्स हैं वो हमने कवर की अपने डे 1 एंड डे 2 में। आज जो डे 3 है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें एक रियल वर्ल्ड यूं समझें कि एक प्रोजेक्ट करना है जिसपे हम जो भी नमपाई में हमने पढ़ा है वो हम एक रियल डेटा सेट पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यू कैन सी हियर कि मेरे पास एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है डेटा, एंड इनसाइड द डेटा देयर आर टू CSV फाइल। यू नो CSV फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो हमने खुद बनाई थी जब हम पढ़ रहे थे अपने पिछले वीक के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स। So now what we have to do is we will pick one data set, that is weather weeks. So here we have 14 days। वहाँ पर 14 दिन का डिफरेंट वेदर की रिपोर्ट्स हैं। लेट्स सपोज किसी एक इंजीनियर ने या मल्टीपल टीम्स ने इस डेटा को कलेक्ट करके रखा हुआ है, और अब एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट आपका ये टास्क है कि आप इसमें से जो जो इंसाइट्स निकाल सको, जो जो हमने पढ़ा है अभी तक नमपाई के अंदर, हम वो चीजें इसमें से निकालेंगे। यू कैन सी वी हैव सम फीचर्स। फीचर्स हम कॉलम्स को भी कहते हैं, ठीक है। डे है हमारे पास 14 तक, 1 से 14 तक हमारे पास डेज लिस्टेड हैं। देन हमारे पास टेम्परेचर सी, बेसिकली दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन सेल्सियस, सॉरी। और हर डे के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर्स की रीडिंग है। देन वी हैव ह्यूमिडिटी। वी आल्सो हैव ए ह्यूमिडिटी। जब आप अपनी वेदर एप्लीकेशन खोलेंगे अपने मोबाइल में, कोई भी एंड्रॉयड या आईफोन के मोबाइल में, एप्पल के मोबाइल में, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन के अकॉर्डिंगली हमें कुछ इनसाइट्स मिलते हैं वेदर ऐप के थ्रू, ठीक है। जिसमें हमारे पास पहली चीज क्या होती है कि आपको वो बता रहा होता है टेम्परेचर क्या है उस दिन का पर्टिकुलरली एट करंट टाइम, और फिर आपको वो ह्यूमिडिटी भी बता रहा होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के पॉइंट्स बता रहा होता है जो कि मिलीमीटर के अंदर ऑलमोस्ट होते हैं, आई थिंक सो। देन हमारे पास रेनफॉल कितनी मिलीमीटर हुई, अगर बारिश हुई है, अगर बारिश नहीं हुई तो वहां पर 0 है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे दिन है जहां पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे दिन है जहां पर जीरो, नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। देन आपके पास एक इंसाइट होती है विंड किलोमीटर पर आवर, यानी विंड की स्पीड क्या है वो किलोमीटर पर आवर में आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो इन सब को यूज करते हुए जो हमने सारे फंक्शंस पढ़े, जो हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की इंडिविजुअली लिस्ट पर, एरेस पर, आज हम एक रियल डेटा सेट को लेंगे, इसको लोड करेंगे और ये सारे प्रोसेस करेंगे। ना सिर्फ वो प्रोसेस करेंगे बट कोशिश करेंगे कि हमें उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिले जो कि हम किसी नॉन टेक्निकल पर्सन, लेट्स सपोज आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अब वो नहीं जानते कि डेटा साइंस क्या होती है, आप उन्हें कोड नहीं दिखा सकते, आप उन्हें इंसाइट्स दिखा सकते हो, यानी जो आपका आउटपुट आता है वो, और आपने उससे क्या इंसाइट्स निकाले, जिसको हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस पे हम सारा वर्क आज करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने कोड की तरफ। अब सबसे पहला काम क्या होगा, जर्नली अगर मैंने काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ना मुझे ये डेटा सेट को अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, यानी मैंने अपने किसी रैम में इसको लेकर आना है डेटा सेट को, ताकि मैं उसको रीड करूं, और फिर मुझे आगे क्या करना है वो मैं उसका स्कोप डिफाइन करूंगा कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। अब अगले वीक से जब हम पांडास लाइब्रेरी को पढ़ेंगे तो ये होगा कि उसमें जो हम चीज़ें करेंगे वो इससे कंपैरेटिवली इजी होंगी, क्योंकि पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। तो जब रियल डेटा सेट की हम वहां पर ये चीज़ें कर रहे होंगे तो ये यहाँ से भी आसान हो जाएगा। बट हमने नमपाई पढ़ा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नमपाई से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले मैंने कहा कि हमें नमपाई यानी वो जो CSV फाइल है उसको हमें लोड करवाना है, जिसके लिए हमें इनसाइट्स परफॉर्म करवाने हैं यूजिंग नमपाई। तो नमपाई के अंदर ही एक फंक्शन आता है, देयर आर लॉट ऑफ वेज कि किस तरह से आप CSV को इंपोर्ट कर सकते हैं।
अभी हम numpy पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पर्टिकुलरली numpy के अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा। तो np यानी numpy डॉट एक फंक्शन आता है गेट फ्रॉम txt, ठीक है। तो जेन फ्रॉम txt जैसे ही आप मेथड को कॉल करेंगे तो ये आपसे कुछ चीजें लेगा। पहले तो CSV का पाथ लेगा कि वो CSV जो आपकी पड़ी हुई है, डेटा जो अपलोड करवाना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो नाउ यू कैन सी मेरा कोड यहाँ पर है, तो मुझे किस तरह देना होगा उसका पार्ट, डेटा स्लैश और उस फाइल का नाम, लेट्स सपोज वेदर वेदर वीक CSV.CSV। और आप उसको डेलीमीटर बताते हैं। डेलीमीटर क्या होता है? डेलीमीटर ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में किस तरह डिफरेंस कर रहे हो आप। जैसे आज हम प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेटर फंक्शन लगाते थे, SCP। वो क्या करता था, एक क्या कहते थे, स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से किस तरह सेपरेट करता है, जो हम सेपरेट की वैल्यू देते थे। हमें पता है ये CSV है, और CSV किस तरह की फॉर्म में होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हम डेलीमीटर को ये बताएंगे कि जहां पर कॉमा आ रहा है, यानी जहां पर कॉमा आपको दिखता है, तो उससे पहले वाली वैल्यू वो फर्स्ट वैल्यू है। देन फिर जो कॉमा के बाद है वो सेकंड वैल्यू है, फिर जो कॉमा आता है वो थर्ड वैल्यू कंसीडर होगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हमें डेलीमीटर बताना होता है कि कॉलम्स किस तरह सेपरेटेड हैं। हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसा डेटा सेट भी यूज करें जिसमें कॉमा के बजाय टैब यूज हो रहा हो, यानी फोर स्पेसिस यूज हो रही हो, तो वहां पर आप डेलीमीटर स्लैश कॉमा लगाने के बजाय स्लैश टी लगाएंगे। स्लैश टी स्टैंड फॉर टैब, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को करेक्टली लोड करते हो। फिर आपको पता है कि आपका जो भी डेटा सेट होता है, उसकी जो पहली रो होती है, पहली रो वो हमेशा क्या होती है, वो एक कॉलम होते हैं। जैसे अगर मैं इस पहली रो की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स के नाम है। तो फॉर नाउ हमें डेटा एक सेट ऑफ एरे होता है, और एरे में हम क्या करते हैं कि सिमिलर वैल्यूज यानी सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। न्यूमेरिकल पे हम काम कर रहे थे, तो हमें पहली रो को स्किप करना है, बिकॉज हमें पता है कि वो कॉलम्स है। इन कॉलम्स को हम खुद भी दे सकते हैं, वो नीचे आप देखेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो डेटा है न्यूमेरिकल उसको हम लोड करवाएंगे। तो हम स्किप हेडर एक फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है स्किप हेडर, और उसकी अगर वैल्यू आप 1 दे देते हैं तो जो फर्स्ट रो होती है बाय डिफॉल्ट वो आपकी स्किप हो जाती है। उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपके पास रीड हो जाती हैं। एंड आपके पास नेम्स का पैरामीटर होता है, जिसकी अगर आप वैल्यू ट्रू करेंगे तो ये रीड द हेडर सो वी कैन एक्सेस कॉलम बाय नेम। ये आपको नाम शो नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर किसी भी कॉलम को एक्सेस करना है तो आप नेम इज इक्वल टू ट्रू करके उसके कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो, यानी उस पूरी की पूरी जो वर्टिकल लाइन है उसको फेच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लेबल और डेटा कॉलम्स। हम इसको नीचे जाके देखते हैं कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है। 2 दिन से हम इसको कर रहे हैं, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। हमने जैसे ही numpy को इंपोर्ट किया, देन वी विल यूज दिस फंक्शन gen फ्रॉम txt। np.gen from txt मेरा डेटा पड़ा हुआ है डेटा फोल्डर के अंदर। अगर मेरा बाहर होता फोल्डर, सॉरी बाहर होती है डेटा सेट की फाइल, तो मैं क्या करता है डेटा को रिमूव कर देता। बट नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ, उसके अंदर मैंने डेटा रखा हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेटा स्लैश वेदर वीक डॉट सी एस वी मैंने यहाँ पर इसको पाथ दे दिया है। मैंने उसको डेलीमीटर बताया है, क्योंकि हमारा यहाँ पर CSV फाइल है। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया। एंड नेम इज इक्वल टू मैंने ट्रू कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर कोई कॉलम जो है वो सॉरी हेडर जो है वो स्किप नहीं किया, मैं उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप डेट इस लाइन को रन करेंगे तो एक वेरिएबल है डेटा, इसके अंदर आपका वो सारा डेटा आ चुका होगा। मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। सॉरी, राइट नाउ वो आपको एरर देगा। मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ पहले इसको। व्हाट इज दिस हैपनिंग, ओके। मुझे कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कर्नल। और अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया, बस एक डेटा के अंदर मैंने सारा डेटा स्टोर करवाया। अगर मैं देखना चाहूँ डेटा किस तरह का दिखता है तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा। तो अब आप देखें कि आपके पास एरे की फॉर्म में डेटा आया है, जिसमें आपके पास
एक लिस्ट है, यानी एक एरे है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट टपल्स है। हर एक टपल एक रो को शो कर रहा है, ठीक है। जितने भी टपल्स हैं वो आपकी एक रो को शो करती हैं। और नीचे देखें आपके पास डी टाइप्स आया है, डी टाइप स्टैंड फॉर डेटा टाइप, ठीक है। वो आपको सारों के डेटा टाइप बता रहा है। ये सारा टेक्स्ट के अंदर होता है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है एज सच। बस ये है कि आपको ये बता रहा होता है कि डेटा टाइप्स आपके पास हैं और आपके एरे कौन से हैं। अब अगर मैं कुछ मेथड या इस डेटा के साथ प्ले करूंगा तो मुझे काफी सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे जानना है कि डेटा सेट के जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। आपने यहाँ देख लिया डी टाइप्स हैं। और अगर जैसे ही आप डॉट नेम करोगे तो वो आपको ये कॉलम्स के नेम शो कर देगा। पहला कॉलम हमारा कौन सा था, डे था। सेकंड था टेम्परेचर, थर्ड था ह्यूमिडिटी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर डे है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बता रहे हैं कि उसकी टाइप कौन सी है। फिर डे है, फिर एक दूसरा कॉलम है और उसकी टाइप बता रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये टाइप नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉलम का नाम चाहिए। तो हम उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, पहले तो हम वेरिएबल को लिखेंगे डेटा, फिर डॉट करके डी टाइप। डी टाइप आपको यहाँ पर दिख रहा है, डी टाइप हमने एक्सेस किया इस एरे में से। फिर जब डॉट दबाकर आप नेम्स लिखोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये सारे नेम्स आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो आप देखें आपके पास कॉलम्स नेम आ गए, डी डे, टेम्परेचर सी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आप क्या क्या निकाल सकते हैं सिर्फ डेटा को समझने के लिए। आपको याद होगा हम क्या करते थे, एक्सिस की बात करते थे, 0 और 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेप मेथड के अंदर मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं रोज एंड कॉलम्स की। अगर मैं डेटा डॉट शेप करके पहला इंडेक्स फेच करता हूँ ना तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ डेज क्या है, इसको मैंने नंबर ऑफ डेज क्यों लिखा है, बिकॉज ये नंबर ऑफ रोज कंसीडर होती हैं। जनरली आप डेटा डॉट शेप करते हैं तो वो रोज कॉमा कॉलम आपको रिटर्न करता है कि इसके अंदर कितनी रोज हैं। आपने देख लिया 14 रोज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दिस हेडर फाइल। तो आपके पास क्या है, इसमें 14 रोज है तो आपको वो 14 रोज रिटर्न कर देगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो उसने कहा नंबर ऑफ डेज आर 14। आप इसको नंबर ऑफ रोज लिखकर भी प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि बेसिकली शेप आपको क्या बताती है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डेटा डॉट शेप करूंगा, डेटा डॉट शेप, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे बता रहा है 14 रोज है आपके पास। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 14 रोज को प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरे पास 14 रोज हैं जो कि बेसिकली डेज को कंसीडर कर रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर अब कोई कॉलम का नाम देकर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट यानी पूरी एरे बन के आ जाएगी। लेट्स सपोज हमने कॉलम्स के नाम यहाँ पर देखे, ये सारे कॉलम्स के नेम थे। अब अगर मुझे विंड किलोमीटर पर आवर चाहिए हर एक रो के लिए तो मैं जस्ट उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा डेटा, और उसके अंदर जिस तरह हम इंडेक्सेस यूज करते थे सेम उसी तरह से इस कॉलम का नाम पास कर दूंगा। और जैसे ही करूंगा तो मुझे वो एरर रिटर्न करेगा, दैट इज बेसिकली शोइंग दिस इज फर्स्ट वैल्यू 12.0। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो फर्स्ट हमारे पास 12 है, देन सेकंड जाते हैं तो 15 है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वैल्यू 15 आ गई। सो ऑन एंड सो फॉर आपके पास एक पूरा एरे बन के आपके सामने आ गया। अब आप जब आपके पास ये एरे आ गया तो अब आप इससे सारे वो इंसाइट्स निकाल सकते हो जो कल हमने देखे थे। आप इसका मीन निकाल सकते हो। आप देखना चाहते हो कि भाई विंड किलोमीटर पर आवर 14 दिन के अंदर क्या एवरेज रहा है उसका, तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह एक्सेस करके डॉट मीन निकाल सकते हैं, डॉट मीडियन निकाल सकते हैं। इवन दो और जो भी फंक्शन हमने कल पढ़े थे वो सारे हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट टू शो यू कि ये किस तरह से वैल्यूज आई हैं, मैंने इसके अंदर डेटा के अंदर एक कॉलम का नाम दिया है, दैट इज बेसिकली टेम्प सी। मेक श्योर कीजिएगा जिस तरह कॉलम का नाम लिखा हुआ है वही देंगे तो एग्जैक्टली आएगा, अदरवाइज आपके पास एरर थ्रो हो जाएगा कि वो चीज़ फाइंड नहीं हो रही। तो यहाँ पर पहली वैल्यू 31 थी एंड लास्ट 30 थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू 31 है और लास्ट 30 है, ठीक है। यहाँ तक हमने सिर्फ डेटा को लोड किया और चेक किया कि डेटा के अंदर क्या क्या चीजें होल्ड करती हैं। ये आप बेसिकली सीएसवी से देखकर भी अंदाजा लगा सकते थे, बट हमने क्या किया, कोड की मदद से पहले डेटा को लोड किया, देन हमने कॉलम्स के नाम जानने थे तो मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया कि वो डी टाइप्स के अंदर होते हैं।
तो डी टाइप्स के अंदर डॉट नेम करके हमने जब कॉल किया तो हमें सारे कॉलम्स के नेम मिल गए टपल के अंदर। देन शेप आपको बताती है कि कितने कॉलम्स हैं आपके पास, सॉरी कितने रोज हैं आपके पास। तो आपने यहाँ पर रोज प्रिंट करवा ली, नंबर ऑफ रोज, और कोई भी कॉलम का नाम आप उस वेरिएबल के अंदर इंडेक्सिस के थ्रू देकर उस कॉलम की वैल्यू को फेच कर सकते हो फॉर एवरी रो वी कैन से। अब हम चलते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो काम की वैल्यूज हैं उनको आपने एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे डेटा के साथ अभी कुछ हो। तो हम सिर्फ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हम डेटा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो जो आपको लगता है जिस चीज की आपने इंसाइट्स निकालनी, लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मुझे टेम्परेचर की एनालिसिस करनी है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करनी है, तो मैं टेम्परेचर को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, ताकि मैं जो फंक्शन अप्लाई करूं उस वेरिएबल पे करूं, ना कि डायरेक्टली डेटा सेट पे करूं। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे लगता है मुझे रेनफॉल की एनालिसिस भी करनी है, तो मैं रेनफॉल को एक वेरिएबल में असाइन कर लूंगा। ये यहीं पर यहाँ पर मैंने यही काम किया, एक टेम्प वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने सारी टेम्परेचर की वैल्यू को स्टोर किया है। देन मैंने यहाँ पर एक रेन वेरिएबल बना के रेन की वैल्यू को स्टोर किया, देन ह्यूमिडिटी को मैंने स्टोर किया है। और अब मैं कुछ इनसाइट्स प्रिंट करवाने जा रहा हूँ सिर्फ टेम्परेचर के लिए, जो कि ऊपर हमने टेम्प वेरिएबल बनाया है। तो आपको पता है कि अगर आपने एवरेज निकालना हो किसी भी एरे का, दैट इज बेसिकली एरे जो आपको रिटर्न होगा, हमने ऊपर देखा यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एरे आ रहा है जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करते हो। तो यहाँ पर आपके पास एरे रिटर्न होगा, आप उस एरे के इनसाइट्स निकालने जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर एनालिसिस मैंने ऊपर प्रिंट किया, मैंने कहा एवरेज जो टेम्परेचर था वो था टेम्प डॉट मीन से आपको एवरेज मिल जाएगा उसका। उसको मैंने राउंड कर दिया टिल 1 पॉइंट, और आगे मैंने डिग्री सेल्सियस दे दिया, बिकॉज वी नो के यहाँ पर टेम्परेचर सारे सेल्सियस में, हमें कॉलम के नेम से पता चल गया, टेम्प सी से। फिर हम ये बता रहे हैं कि हॉटेस्ट डे कौन सा है। अब ये किस तरह निकलेगा, डेटा को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए कि आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए डेटा की। ठीक है। अभी जस्ट अगर कोई न्यू है जिसको नहीं पता टेम्परेचर्स के बारे में, तो वो जर्नली अजम्पशंस लेगा, अजम्पशंस की बेसिस पे आप डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। आपके पास डोमेन नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आप डोमेन नॉलेज गेन करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज जैसे वेदर का डेटा है, तो आप रिसर्च करेंगे कि वेदर के डेटा में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, किसके ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस फीचर के कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, एक दूसरे का रिलेशन क्या है। लेट्स सपोज अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या रेन पर कुछ फर्क पड़ेगा, या अगर विंड किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो क्या ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ेगा। तो इनका रिलेशन आपको पहले स्टडी करना होता है कि क्या रिलेशन इनका बनता है, देन फिर आप अपने डेटा के साथ प्ले करते हो। अब हमें सबको पता है कि अगर मुझे हॉटेस्ट डे निकालना है, यानी उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपली टेम्प डॉट मैक्स करना है। ठीक है। अभी बज़ाहिर हम जब पिछली दफा कर रहे थे इसको डे 2 के अंदर, तो हमें लग रहा था कि बस ये मिन मैक्स वैल्यूज निकाल रहे हैं, बट अभी देखें आप कि अगर आपके मिलियन रिकॉर्ड होते हैं, अभी तो ये 14 है, आप जितना इसको एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या होगा कि आपने अगर हॉटेस्ट डे निकालना है, तो आप जस्ट एक मेथड को कॉल करेंगे, दैट इज बेसिकली मैक्स। वो क्या करेगा, इस टेम्परेचर के अंदर इस टेम्परेचर के अंदर जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 37 है, जो कि 12वें दिन के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर उसको मिला है। हमारा डेटा ये हमें कहता है। तो हमने यहाँ पर यही किया कि हॉटेस्ट डे हमने क्या किया, टेम्प डॉट मैक्स निकाला, तो आपको हॉटेस्ट टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है। कोल्डेस्ट कौन सा होगा, डेफिनेटली टेम्प डॉट मिन होगा। मिनिमम क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, मिनिमम हमारे पास है 28 है, आई थिंक 26 है। ठीक है। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू 26 आ गई। देन आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, टेम्परेचर डॉट एस टी डी, और उसको राउंड टू 2 कर दिया मैंने। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें आपके पास ये एनालिसिस आ गया। अब ये चीजें आप अपने मैनेजर को, या आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो रादर देन शोइंग द कोड आप क्या करते हैं, आप अपने आउटपुट शो करते हैं कि सर जो जो 14 डेज का जो भी एवरेज टेम्परेचर था वो ये था 31.5 डिग्री सेल्सियस, और हॉटेस्ट डे जो हमारे पास हॉटेस्ट टेम्परेचर जो नोट डाउन हुआ है वो है 37,
कोल्डेस्ट जो हमारे पास आया वो 26 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आई है 3.25। इसका मतलब ये कि इतने ज्यादा दूर टेम्परेचर नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन बिल्कुल लो पर था टेम्परेचर, अगले दिन बहुत हाई हो गया, लाइक पहले था 20 और अगले दिन हो गया 50, ऐसा नहीं हुआ। लाइक माइनर सी चेंजेस आई हैं, सारे पॉइंट्स एक दूसरे के आसपास ही हैं। आप देखें 40 से बिलो हैं सब, और 26 के 25 के आसपास हैं। लाइक आप ये कहें एवरेज 40 32 के आसपास वैल्यूज हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमारे पास कम आई है। ये चीजें आप वहां पर एक्सप्लेन करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, रादर देन आप कोड को शो करें या डेटा को दिखा कर समझाएं। तो इस तरह आप इनसाइट्स को बताते हैं। अब मैंने टेम्परेचर की इनसाइट्स निकाली, ऊपर हमने दो वेरिएबल्स और बनाए थे। रेन के लिए भी आप सेम ये काम कर सकते हो, बिकॉज इट कंटेन नंबर्स, और ह्यूमिडिटी के लिए भी आप सेम काम कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप देखें तो रेन के लिए हमने यहाँ पर समरी निकाली हुई है सेम, कि रेन टोटल रेन कितनी हुई। अब जब टोटल रेन मैंने निकालनी है तो क्या करूंगा, जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, इन सबको मैं सम कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी रेन की मिलीमीटर के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम मेथड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, और आगे मिलीमीटर मैंने प्रिंट करवा दिया। तो टोटल रेन जो भी होगी वो सम होकर मेरे पास आ जाएगी। और वेटेस्ट डे कौन सा होगा, आपको पता है सबसे जो ज्यादा वैल्यू होगी रेन की वो वेटेस्ट डे कहलाएगा। तो आपने रेन डॉट मैक्स करके निकाला। सेम अगर आपने एवरेज ह्यूमिडिटी निकालनी है तो आप ह्यूमिडिटी डॉट मीन, एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, तो हमने यहाँ पर मीन निकाल लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, बेसिक इंसाइट्स निकाल ली कि टोटल रेन की जो अमाउंट है वो 52 मिलीमीटर है, और वेटेस्ट डे जो हमारे पास था वो था 18 मिलीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे तो वेटेस्ट डे मतलब सबसे ज्यादा जो रेन हुई है वो 18 मिलीमीटर की रिकॉर्ड हुई है 11 डे पे। ठीक है, अब आगे जाके हम इनके डेज को भी एक्सेस करेंगे। फिर अब बात आती है कि आप कुछ रियल क्वेश्चंस के आंसर दो बाय लुकिंग एट योर डेटा सेट, जो भी आपके पास डेटा सेट है। ठीक है, यहाँ पर वो सारी कंडीशंस लगेंगी जो हमने पढ़ी, np डॉट वेयर वाली कंडीशन, मास्किंग वाली कंडीशन आप लगा सकते हैं जो कल हमने देखी थी डिफरेंट एरेस की फॉर्म में। तो लेट सपोज अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जो मैनेजर को स्टेट करना है, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए थे कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपने इस डेटा सेट से निकालने हैं। जैसे हमने ऊपर तो देख लिया कि हॉटेस्ट टेम्परेचर कौन सा था, बट अगर आपसे मैनेजर पूछ ले कि वो दिन कौन सा था जिस दिन हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, तो आप क्या करेंगे, आपको वो दिन एक्सेस करना है ना। ठीक है, तो आपके पास एक और पैरामीटर या एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है ऑर्गमैक्स। ये क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसकी पोजीशन यानी उसका इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। सबसे आसान तरीका यही है निकालने का, कि आपने कोई भी वैल्यू निकालनी है। लेट्स सपोज मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है इस केस में 37, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे, और यहाँ पर आपके पास वो इंडेक्स वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरी रो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, इस इंडेक्स से। लेकिन ये काम आपका एक फंक्शन करता है जिसका नाम है ऑर्गमैक्स। ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन आपको रिटर्न करता है, यानी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने क्या किया, हॉटेस्ट पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर टेम्परेचर डॉट ऑर्गमैक्स कर दिया। अब ये मुझे एक इंडेक्स वैल्यू देगा जो क्या बताएगी मुझे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कौन से इंडेक्स पर है। मैं उस इंडेक्स को प्रिंट करवा के दिखाऊंगा आपको पहले कि वो इंडेक्स कौन सा है। फिर हम क्या करेंगे, अब हॉटेस्ट डे हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा डेटा था ऊपर हमने वो डेटा के अंदर ही लोड किया था, डेटा वेरिएबल के अंदर। अब मुझे दिन बताना है, मुझसे क्या पूछा गया, विच डे वॉज द हॉटेस्ट डे। ठीक है, तो मैं डेटा के अंदर जाऊंगा, डे को एक्सेस करूंगा, और डे का भी मैं इंडेक्स बताऊंगा उसे। इंडेक्स मेरा कौन सा है, इंडेक्स मुझे यहाँ से मिल गया है आर्गमैक्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब वो कह रहा है कि जो आर्गमैक्स की वैल्यू है ना वो आपको 11 रिटर्न की है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर कॉलम है ना उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11th इंडेक्स पे पड़ी हुई है। आप काउंट करें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आप टेम्परेचर को यहाँ से कंसीडर ना करें, यहाँ से आपके पास डे जो है वो 11 है। फर्स्ट रो को एक्सक्लूड करें क्योंकि हमने टेम्परेचर को यहाँ से काउंट नहीं किया। तो 11 इंडेक्स पे आपके पास क्या आएगा,
हॉटेस्ट डे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हॉटेस्ट डे की वैल्यू पास करता हूँ, यानी 11th डे जो हमारे पास है वो यहाँ पर मैं पास करता हूँ, तो मेरे पास जो 11वां दिन होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैं वहां पर जाता हूँ डेटा पे, तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वाला जो हमारा है वो कॉलम है, कॉलम हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, तो आपके पास जो 11th इंडेक्स है दैट इज बेसिकली 12th डे, वो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ नीचे देखें, हॉटेस्ट डे वाज द डे 12 एट टेम्परेचर 37। टेम्परेचर मैंने किस तरह निकाला, टेम्परेचर के अंदर उसकी वैल्यू दे दी, इंडेक्स की वैल्यू। तो टेम्परेचर की जब 11 इंडेक्स की वैल्यू मैंने एक्सेस की तो वो बेसिकली थी 37। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन का एक आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डिड इट रेन। तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी कि जब बारिश कब हुई होगी, जहां पर नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जहां पर जीरो वैल्यू है उसका मतलब यह है कि यहाँ पर रेन नहीं हुई है इन डेज में। तो सबसे पहले हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जहां पर रेनफॉल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है वहां पर बारिश हुई है, कोडिंग की टर्म से अगर हम समझे। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इफ एल्स के बजाय इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जब आपके पास एरे होता है तो आप उसके पास कोई लूप, कोई कंडीशन लगाने के लिए आपको लंबी लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली उसको रेन ग्रेटर देन जीरो करोगे। रेन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अगर आप ऊपर जाकर देखें तो हमारे पास हमने रेन यहाँ पर स्टोर करवाई हुई थी, ये रही। रेन के अंदर हमने लिस्ट ऑफ एरेस, ये पूरी वैल्यू एरे के फॉर्म में यहाँ पर रेन के अंदर स्टोर करवाई हुई है। तो मैं डायरेक्टली इस पर फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने रेन इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये मुझे क्या बताएगा, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देगा। अगर आपने जमा करना है ट्रू की वैल्यूज को तो आप डॉट सम का मेथड कॉल करोगे, यानी जहां जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है उसको सम करके मुझे रिजल्ट दे दो। यानी एक नंबर मुझे मिलेगा जो ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पर, यानी कितनी जगह ये कंडीशन ट्रू हुई है आउट ऑफ 14। तो आप खुद काउंट करें, देखें कितनी जगह है। हम एक्सक्लूड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास ऐसे दिन थे जहां पर बारिश नहीं हुई, और 7 दिन हमारे पास रेन हुई है। ठीक है, तो हमने ये सारी जो इनसाइट्स थी वो हमने रेनी डेज के अंदर स्टोर करवाई, और नंबर ऑफ डेज को हमने इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया और इसको शो करवा रहे हैं हम अब। तो उसने कहा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ रेनी डेज आर 7। अगर वो सिर्फ आपसे पूछता कि कहाँ कहाँ पर हुई है तो आप सम का मेथड कॉल नहीं करते। सम ने क्या किया, जहां जहां पर ट्रू थी ये कंडीशन उसको सम करके आपको रिटर्न कर दिए वैल्यू, यानी टोटल काउंट दे दिया। बट अगर वो आपसे पूछता है कि आपको काउंट नहीं जानना, आप सिर्फ रेन इज ग्रेटर देन जीरो बताएं, तो आपके पास ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू रिटर्न हो रही होती है यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा विच डे वर द हॉट अबव द एवरेज टेम्परेचर। उसने आपको एक तो पहले डेफिनेशन दी है कि हॉट डेज कौन से हैं जो एवरेज टेम्परेचर से अबोव होंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, टेम्परेचर का एवरेज निकालना है। क्योंकि उसने हमें हिंट दे दी है कि आपने क्या करना है कि ऐसे टेम्परेचर बताने हैं, यानी हॉट का क्राइटेरिया कि कौन से दिन हॉट हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, हॉट कौन से होंगे जो एवरेज टेम्परेचर से ऊपर होंगे। तो सबसे पहले हमें एवरेज वैल्यू जाननी है उस डेटा की। तो मैं उसका एक वेरिएबल बना रहा हूँ एवीजी, और उसके अंदर मैं टेम्परेचर डॉट मीन कर रहा हूँ। मीन आपको पता है कि वो आपको एवरेज रिटर्न करता है पूरे टेम्परेचर का। अब जो मेरे पास यहाँ पर एवरेज आएगा, अब ये एवरेज में कंडीशन में यूज करूंगा। जिस तरह ऊपर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी, यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन लगाएंगे। अब हमें डेज एक्सेस करने, अब हमें कोई सम का नहीं कहा, ये नहीं कहा कि कितने दिन है, वो टोटल दिन जमा करके बताओ या एडिशन में बताओ। वो ये कह रहा कौन कौन से दिन है, विच डेज वर हॉट। ठीक है, तो हमें हर एक दिन को एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया, डेटा, सबसे पहले जो हमें रिजल्ट चाहिए हम वो लिखते हैं, यानी मुझे डेज चाहिए। इसको आसान तरीका याद करने का ये है, आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको अगर हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको इस ब्रैकेट में लिखते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद करें कि जो आपको चाहिए वो सबसे पहले आपने लिखना है। हमें क्या चाहिए, उसने देखें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी विच, उसके बाद उसने कहा डेज। तो हमें यहाँ पर आसान तरीका याद करने का ये है कि यहाँ पर डेज आएंगे, क्योंकि हमें डेज को प्रिंट करवाना है या फिल्टर करवाना है इन शॉर्ट। तो मैंने यहाँ पर डेज के अंदर डे का कॉलम लिखा, क्योंकि यहाँ पर कॉलम का नाम हमारे पास क्या था, डे। और फिर मैंने आगे कंडीशन लगाई, उसे बताया कि कौन से दिन प्रिंट करवाओ,
वो दिन प्रिंट करवाओ जिनका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन एवरेज है। एवरेज हमें यहाँ से मिल गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एवरेज भी साथ प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आपको पता चले एवरेज क्या आया है। यहाँ पर हमें एवीजी की वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज टेम्परेचर। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसको प्रिंट करवा रहे हैं, उन डेज को प्रिंट करवा रहे हैं जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर से अबो है हमारा टेम्परेचर। उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको उठाकर यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, पर मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली एक वेरिएबल में स्टोर किया। और मैंने आपको कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, जब एरे आप बना रहे होते हैं तो आप उसकी टाइप को डिफाइन भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट हो रहा था, तो डॉट एस टाइप एक मेथड होता है जो क्या करता है, आपसे एक डेटा टाइप लेता है कि आपने किस टाइप में उसको कन्वर्ट करना है। हमने उसको एक्सप्लिसिटली बता दिया कि जो भी हॉट डेज का रिजल्ट आ रहा है ना, 1 2 4 XYZ जो भी आ रहा है, उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। हम नहीं चाहते कि दिन 1.0 के तरह आए, क्योंकि ये एक वैलिड इनपुट या वैलिड फीचर नहीं है। आप डेटा को दिखाएं इस तरह से कि डेज हमेशा होल नंबर होते हैं, ना कि डेसिमल नंबर होते हैं। तो हमने उसको क्या किया, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एक्सप्लिसिटली एस टाइप के थ्रू इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। और अब जब मैं करता हूं तो मेरे पास एवरेज टेम्परेचर आया 31.5, और फिर उसने मुझे वो डेज रिटर्न कर दिया। वो कह रहे हैं कि सेकंड डे इज द हॉटेस्ट डे। वाई, वी कैन वेरीफाई इट, क्योंकि फर्स्ट डे हमारे पास 31 था और एवरेज हमारे पास क्या आया है 31.5। तो पहली रो के लिए तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी के लिए ट्रू हुई तो डे 2 आया, थर्ड के लिए फॉल्स, इसके लिए फॉल्स, इसके लिए ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। तो जो जो ट्रूथ थी हमने सिर्फ उसी को प्रिंट करा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन दी हुई थी कि जो ट्रूथ हैं बस उसी को शो करवाओ। तो यहाँ पर हमें वो दिन मिल गए जहां पर हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है अबोव द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। फिर आपको मैं एक और फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो लूप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने आपको कहा था कि हम वक्त के साथ साथ न्यू न्यू चीजें भी सीखेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इन चीजों को एक्सेस करते थे, आगे चल के किस तरह यूज होती है। हमारे पास एक मेथड होता है जिप, ठीक है। जिप क्या करता है, जर्नली अगर आप उस जिप की बात करें जो आप फाइल फोल्डर को जिप करते हैं, उसका काम क्या होता है कि वो एक लार्जर फाइल को एक मिनिमल सी फाइल बनाकर आपके डेस्कटॉप पे एक फाइल रख देता है ताकि आप उसको किसी को भी शेयर कर सको। अगर वो लार्जर फाइल है तो उसकी साइज स्मॉल हो जाएगा। कुछ इसी तरह का आप कॉन्सेप्ट समझे जिप का। ये क्या करता है, ये मल्टीपल वैल्यूज लेता है। जर्नली हम क्या करते थे, जब हम कोई भी वैल्यूज स्टोर करवा रहे होते थे या लूप चला रहे होते थे, ये मोस्टली लूप के अंदर यूज होता है। तो हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना है, आप एग्जांपल लें डिक्शनरी की। डिक्शनरी जब हम यूज करते थे तो वहां पर क्या होता था, की वैल्यूज दोनों पेयर आते थे। जब हम डी टाइप और कीज को निकालते थे तो हमारे पास कीज आती थी, एंड जो डिक्शनरी डॉट वैल्यूज होती थी वो वैल्यूज देती थी। और आइटम्स हमें दोनों चीजें रिटर्न करता था, की भी और वैल्यू भी। यानी हर एक रो के लिए हमें दो वैल्यूज आती थी, और हम उन दोनों वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाते थे। याद होगा आपको, फॉर आई कॉमा जे इज इक्वल टू, फॉर आई कॉमा जे इन, फिर हम उसका डिक्शनरी डॉट आइटम्स करते थे। तो इसी तरह उससे क्या होता था कि हमें हर एक का इंडेक्स वैल्यू देना पड़ता था प्रिंट करवाने के लिए, हर रो के लिए। जिप क्या करता है, बिना इंडेक्स के सारी रोज को कंबाइन कर देता है। लेट्स सपोज पहली रो के लिए आपके पास चार वैल्यूज है, वो चारों रोज चारों वैल्यूज को पहली रो कंसीडर कर देगा, यानी उसकी एक टपल बना देगा। देन सेकंड पे आप जाएंगे तो वो सेकंड टपल बन जाएगी, थर्ड पे जाएंगे वो थर्ड टपल बन जाएगी विदाउट यूजिंग एनी इंडेक्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। मुझे अब क्या करना है, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई लेबल ईच डे या तो हॉट होगा या मिल्ड होगा यूजिंग एनपी डॉट वेयर, ठीक है। कल भी हमने ये देखा था, ठीक है। आज हम इसको एक न्यू तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने कंडीशन बना लेनी है लेबल्स के लिए। हमने क्या किया, एनपी डॉट वेयर
सबसे पहले आपने कंडीशन देनी होती है। इसमें कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप बताएंगे कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, अभी उसने हमें एवरेज का नहीं कहा, तो हम अपने तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। अगर उसने हमें कहा था कि एवरेज से ऊपर वालों को हॉटेस्ट कंसीडर करो, तो यहाँ आप AVG लिख देते। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर 33 रहने देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा np डॉट वेयर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो प्रिंट कर दो हॉट, यानी डे के अंदर हॉट प्रिंट कर दो, अदरवाइज मिल्ट प्रिंट कर दो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है। अब आपको पता है कि हमारे पास डेटा सेट है, और डेटा सेट के अंदर हमारे पास डेज है, और हमें क्या करना है, तीन वैल्यूज को लूप में लेना है। अब मैंने यहाँ पर तीन वैल्यूज बनाई है फॉर डी। डी इज इक्वल टू बेसिकली डेज, टी इज टेम्परेचर, एल इज लेबल। अब मैंने तीनों को एक साथ प्रिंट करवाना है। मैं डेटा सेट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे रो वाइज तीनों को प्रिंट करवाना है। अगर मैं यहाँ पर जिप मेथड नहीं यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता, इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पास करना पड़ता कि डे के अंदर डी की वैल्यू, टेम्परेचर के अंदर टी की वैल्यू, एंड लेबल के अंदर एल बी की वैल्यू। तो इससे यह होता है कि मेरे पास इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने एक जिप फंक्शन को कॉल किया जो मुझसे तीनों वैल्यूज लेगा और कुछ भी नहीं लेगा। मैंने उसको पहली वैल्यू बताई, क्योंकि पहले हमारे पास क्या हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, दिन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि डे कौन सा है, उसका टेम्परेचर कौन सा है, और उसका लेबल क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डे प्रिंट करवाया सिंपली, जिस तरह हम डे प्रिंट करवाते हैं। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि डेज हम फ्लोट में नहीं चाहते। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एरे फ्लोट में हमें रिजल्ट शो कर रहा होता है, यानी 1.0 2.0। तो हम चाहते हैं कि डे सिर्फ 1 2 3 4 आए हमारे पास ना। तो मैंने इसकी एक्सप्लिसिटली टाइप चेंज की, एस टाइप इक्वल टू इंट कर दिया। देन सेकंड वैल्यू मैंने जिप फंक्शन के अंदर दी है टेम्परेचर की, दैट इज बेसिकली टेम्प वेरिएबल जो हमने ऊपर ऐड किया था। और थर्ड मैंने दी है लेबल्स, जो कि मैंने अभी यहाँ पर कंडीशन के थ्रू लेबल बनाए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर एक दिन प्रिंट हो। पहले डेज आएगा जिसके अंदर हम अपना डी प्रिंट कर दिया हमने, इसके अंदर हर एक रो के लिए एक पहला दिन आएगा फर्स्ट, उसका टेम्परेचर आएगा और उसका लेबल आएगा। सिंपल इज दैट। यहाँ पर कोई मैंने इंडेक्सिंग यूज नहीं की प्रिंट करवाते हुए, सिर्फ ऊपर मैंने क्या किया, जो जो मुझे वैल्यूज चाहिए थी मैंने वो लिया। आप याद करें पुराने लूप को, जब हम लूप यूज करते थे विदाउट यूजिंग जिप फॉर मल्टीपल वैल्यूज, तो हम क्या करते थे कि हर एक का एक इंडेक्स वैल्यू देते थे। अगर मुझे डे फर्स्ट डे चाहिए तो मैं डेटा नीचे लिखकर और उसके अंदर डी पास करूंगा। सेम अगर टेम्परेचर मुझे उसका चाहिए तो टेम्परेचर लिखकर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करके टी ऐड करूंगा। ये सारा काम जिप मेरे लिए कर देगा। यहाँ पर अगर आप विजुअल एक्सप्लेनेशन देखें, लेट सपोज आपके पास ये डेज हैं, ये टेम्परेचर है एंड ये लेबल्स हैं। जिप क्या करेगा, कंबाइन कर देगा हर एक कॉलम को। किस तरह, पहले कॉलम के लिए रो आई आपके पास, यानी डे फर्स्ट था, और उसने जिप ने आपको रिटर्न किया डे 1, उसका टेम्परेचर 31 और उसकी कंडीशन है मिल्ड, यानी उसका जो लेबल है वो मिल्ड है। देन 2 के लिए आपके पास कॉलम को मर्ज कर दिया, 235 एंड हॉट। देन इस कॉलम को मर्ज किया, 329 एंड मिल्ड, 434 एंड हॉट। ये वहां पर आपके पास काम आता है, जो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज का आपने शो करवाना होता है, तो आपका टाइम काफी सेव हो जाता है इससे। मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंगली इसी तरह कह रहा हूँ कि ये टाइम आपको बज़ाहिर भले कम लगता हो अगर आप लूप इंडेक्सिंग के थ्रू भी करें, बट ये कंपैरेटिवली उससे काफी फास्ट है अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को अनपैक करते हो यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हमने सिंपल ये एक लाइन लिखी है, ज्यादा इसको इसमें मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि जिप जब भी होगा, जितने वेरिएबल्स आपको सीक्वेंस वाइज चाहिए ना वो आप लिख देंगे। मुझे पहले डेज चाहिए था, तो डेज मेरे पास मैंने किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाए नहीं थे, तो मैं डायरेक्टली उसको डेटा के अंदर से ला रहा हूँ, और उसकी टाइप मैंने चेंज की, फिर कॉमा देकर मैंने टेम्परेचर दिया एंड लेबल दिया। अब हर एक रो के लिए आपको एक इंस्टेंस उसका यानी एक वेरिएबल बनाना है, तो मैंने उसको डी पहले डे में चला जाएगा, टेम्परेचर टी के अंदर जाएगा बिकॉज सेकंड वैल्यू के अंदर जाएगी, एंड लेबल आपका लैब के अंदर चला जाएगा। और मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट करवाया। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखें आपके पास एक छोटा सा डेटा सेट बन के आ गया। डे 1 डे एज इट इज प्रिंट हुआ है। यहाँ पर डी आया, जब पहली वैल्यू थी हमारी डी की वो थी 1, और उसका टेम्परेचर था 31। तो D1 एंड यहाँ पर आया 31, और उसका लेबल हमें कहाँ से मिला, इस कंडीशन की मदद से मिला कि अगर 33 से अबो है तो वो हॉट है, अदरवाइज मिल्ड है।
तो ये 33 से बिलो है तो मिल्ड हो गया, ये 34 से अबो है, ये 33 से अबो है तो ये हॉट हो गया। इसी तरह 14 डेज का हमें विद इन 1 लाइन ऑफ कोड हमें ये सारी चीजें मिल गई। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, शायद हमें नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता या हमें इंडेक्सिंग की वैल्यू को यूज करना पड़ता। तो आसान है, जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल वैल्यूज के लिए। आप आगे जब जाकर दूसरे डेटा सेट को भी यूज करेंगे तो आपके लिए काम और आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था एक डेटा का ओवरव्यू, हमने क्या क्या इंसाइट्स निकाले। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे डेटा सेट में कौन से कॉलम्स हैं डी टाइप के थ्रू। देन हमने रोज चेक कर ली शेप के थ्रू। देन हमने एक एक पर्टिकुलर वैल्यू, यानी एक एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू हमने उसके इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर ली। हमने क्या किया, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए ताकि हम उसकी कुछ समरी वगैरह निकाल सकें, रादर देन यूजिंग के मैं उसी डेटा के अंदर यूज करूं। बेस्ट अप्रोच मैंने ये मुझे अभी के लिए यही लगी, जब तक कि हम पांडास नहीं पढ़ते। जब हम पांडास मॉड्यूल या लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये काम और भी आसान हो चुका होगा। तो नमपाई के अंदर हमने क्या किया कि डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उनको डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर किया ताकि हम उसकी इंसाइट्स निकाल सकें। टेम्परेचर के लिए हमने मीन भी निकाला, मैक्स निकाला, मिन निकाला, एसटीडी निकाला। तो आप ये रिपोर्ट वहां पर शो कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि हमने जो रीडिंग थी उसमें जो एवरेज टेम्परेचर था वो ये था, कोल्डेस्ट ये था, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये थी, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब क्या है ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आपने रेनफॉल की समरी बताई, टोटल रेन कितनी हुई, वेटेस्ट डे कौन सा था, एवरेज ह्यूमिडिटी आपने बता दी। फिर कुछ रियल क्वेश्चन के भाई सबसे जो हॉटेस्ट डे है वो कौन सा है, हमने फिल्टरिंग के थ्रू उसका क्या किया, हॉटेस्ट डे निकाला, उसका टेम्परेचर भी शो किया। ठीक है। फिर आपने ये बताया कि जो कितने दिन थे जिस दिन बारिश हुई। ठीक है। ऊपर हमने देख लिया था कि कौन कौन से दिन थे जहाँ पर बारिश कहाँ होती है, जहाँ पर 0 से ग्रेटर देन हमारे पास वैल्यू होगी। ये कहाँ से आपको पता चलेगा, अभी तो ये अंडरस्टूड है, हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा रेन की वैल्यू तो यानी वहां पर बारिश है। बट काफी ऐसे केसेस होंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर 0 से क्या मुराद है और कोई वैल्यू से क्या मतलब है, तो वो आपको डोमेन नॉलेज उस डेटा की लेनी पड़ती है हमेशा। तो इसी तरह मैंने आपके लिए एक डेटा सेट यहाँ पर एक रखा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स स्कोर, दैट इज बेसिकली बास्केटबॉल स्कोर। अब आप में से ये मैंने क्यों यूज किया, मैं चाहता तो मैं क्रिकेट का भी डेटा सेट उठा सकता था, बट बास्केटबॉल मैंने इसलिए रखा ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग किस तरह रिसर्च करते हैं कि बास्केटबॉल में गेम्स किस तरह होती हैं, उसमें पेनल्टी का क्या स्कोर होता है, उसमें असिस्ट का क्या मतलब होता है। अभी आपको असिस्ट का पता ही नहीं होगा कि असिस्ट क्या है, जिस जो गेम देखता रहता है उसको तो आइडिया होगा, लेकिन फॉर डेटा एनालिस्ट आपको हर डोमेन की नॉलेज रखनी पड़ती है ताकि कोई भी डेटा आपके पास आए तो आप रिसर्च करें। डेफिनेटली एट अ टाइम नहीं होता, आप रिसर्च करते हो, आपको पता चलता है क्या क्या स्कोर्स हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन विन किस सिचुएशन में करता है, कौन किस सिचुएशन में लॉस करता है। वेदर का तो हमें पता है कि वेदर में जहां पर बारिश होगी वहां पर 0 से ग्रेटर देन वैल्यू होगी, हमने वही कंडीशन लगा के ये बता दिया कि कितने दिन बारिश हुई है। हमने टेम्परेचर बताया कि कौन से दिन हॉटेस्ट टेम्परेचर था, हमें कंडीशन गिवन थी, हमने वो चीज़ें निकाली। हमने जिप मेथड को यूज करके देखा कि जिप मेथड किस तरह से हमें एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कंबाइन करके हमें रिजल्ट शो करता है, हमने वो देखा और वो प्रिंट करवाया। देन आपके पास अब आपकी जो असाइनमेंट है ना, आपने पहले तो इस डेटा पर भी इंसाइट्स परफॉर्म करनी है वेदर वीक्स पर। एक आपके पास ये डेटा है जिसका नाम है स्पोर्ट्स स्कोर। ठीक है, ये बास्केटबॉल के स्कोर्स हैं। ठीक है, सॉरी, पॉइंट स्कोर, पॉइंट अलोड, ठीक है, रीबाउंड्स, असिस्ट। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए मुश्किल होंगी, आपको नहीं पता कि पॉइंट स्कोर। चलें, इससे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैच फर्स्ट था उसमें जो टीम थी उसने कितना स्कोर पॉइंट किया, 98 स्कोर किया। बट पॉइंट अलोड का मतलब क्या है, रीबाउंड्स का मतलब क्या है, असिस्ट का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर हर एक कॉलम की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैच का मतलब है द मैच गेम नंबर, इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच गेम। इसकी डेटा टाइप कौन सी है और इसके अंदर एग्जांपल्स वैल्यू कौन सी हैं।
पॉइंट स्कोर मैंने आपको बताया, टोटल पॉइंट स्कोर बाय द टीम इन दैट मैच, हायर वैल्यू जनरली इंडिकेट बेटर ऑफेंसिव परफॉर्मेंस, ठीक है। इसी तरह पॉइंट अलॉट क्या होता है, इन शॉर्ट जिस तरह क्रिकेट में होता है, अपोनेंट टीम जो आपको टारगेट देती है, बास्केटबॉल में वो पॉइंट अलॉट कहलाता है। रीबाउंड्स क्या होते हैं, इसको भी आप स्टडी कीजिएगा, एंड असिस्ट क्या होते हैं ये भी आप स्टडी कीजिएगा। देन आप यही सारी चीजें, क्योंकि है तो न्यूमेरिकल डेटा, तो आप अपने तौर पे क्वेश्चन बनाइएगा और इस पे सारी चीजें इनसाइट्स परफॉर्म करके वो मुझे शेयर कीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आता है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरह उसको रिसर्च करेंगे। आप सबसे पहले इसकी थोड़ी सी डोमेन नॉलेज लेंगे कि बास्केटबॉल गेम जो होती है उसमें पॉइंट स्कोर का मतलब क्या होता है, पॉइंट अलॉट का मतलब क्या है, रीबाउंड ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या है, कम है तो उसका मतलब क्या है, असिस्ट अगर किसी टीम के ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है, चांसेस क्या है, और अगर असिस्ट कम है तो क्या मतलब होता है इसका। तो आप ये सारी इंसाइट पहले लेंगे थियोरेटिकली, देन आप उसको कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने नमपाई को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करके देखा, ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बट हमने रियल डेटा को भी यूज किया, उसकी डोमेन्स को किस तरह समझ